नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। ये अब इसकी कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे पहले पूर्वी समस्या। इस पूर्वी समस्या में ओटोमन साम्राज्य का विघटन की बात की जाती है, जिसमें तुर्की साम्राज्य था, जिसका शासक तो उस्मान अली था, जो कि मुस्लिम था। इसको उस्मानी साम्राज्य भी कहते थे। ये बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें बहुभाषा, बहुभाषी, धर्म, जाति की संख्या बहुत ज़्यादा, बहुत जनसंख्या थी। जिस कारण शासन की अगर बात की जाए तो उसमें दो भागों में बटा हुआ था। शासक तो मुस्लिम था और प्रजा ईसाई व मुस्लिम दोनों थी। 19वीं सदी आते आते शासन कमज़ोर होने लग गया। राष्ट्रवाद की भावना उजागर होने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तुर्की यूरोप का मरीज बनने लग गया, जिसके कारण यूरोपीय राष्ट्र ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी से लाभ लेने के लिए प्रयासरत हुए। अब होड़ होने लग गई कि ओटोमन साम्राज्य का कि कौन सा यूरोपीय देश अब ज़्यादा फायदा उठा सकेगा, उसके पोर्ट, बंदरगाह। इसमें सबसे पहली बात की जाए तो रूस की बात करते हैं। रूस चाहता था कि यूरोप का यह मरीज समाप्त हो जाए, अर्थात तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए और फिर काला सागर क्षेत्र पर स्थित सारे के सारे बंदरगाहों को पर वह कब्जा कर पाए, जैसा कि वो अभी भी कर रहा है। उसने क्रीमिया जब 2014 में हाथी आया तो उसने ऐसा ही किया। उसने अब सब कुछ बंद कर दिया, जिससे कि मतलब काला सागर क्षेत्र पर उसका पूरा प्रभाव हो सके, और वहाँ के सारे एरिया पर अब उसका कब्जा है भी। यह रूस ने इसलिए किया क्योंकि उसका उत्तरी क्षेत्र साइबेरिया बर्फीला था और वह नौ परिवहन के लिए अनुकूल नहीं था। अतः व्यापारिक लाभ के लिए उसे काला सागर क्षेत्र पर नियंत्रण करना ही था। इसलिए वह चाहता था कि यूरोप का यह मरीज समाप्त ही हो जाए, जिससे कि वो पूरा पूरा कब्जा कर सके काला सागर क्षेत्र पर। अब आते हैं इंग्लैंड पर। इंग्लैंड चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विघटन न हो और मरीज भी शक्तिशाली न बने। दरअसल ब्रिटेन नहीं चाहता था कि रूस काला सागर क्षेत्र पर स्थित बंदरगाहों पर नियंत्रण करे और व्यापार के माध्यम से उसके अफ्रीकी, एशियाई उपनिवेशों को चुनौती प्रस्तुत करे। इस तरह इंग्लैंड रूसी विस्तार का विरोधी था। अब आते हैं ऑस्ट्रिया पर। यह भी काला सागर क्षेत्र पर स्थित बंदरगाहों पर नियंत्रण करना चाहता था, अतः रूस व ऑस्ट्रिया के हित आपस में टकराने लग गए। अब आते हैं फ्रांस पर। फ्रांस चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विघटन हो जाए। वस्तुतः वह तुर्की साम्राज्य के प्रदेश मिस्र एवं सीरिया पर नियंत्रण करना चाहता था। इसलिए इन क्षेत्रों में वह स्थानीय गवर्नर को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करता था। अब आते हैं जर्मनी पर। एकीकरण के पश्चात जर्मनी के बिस्मार्क ने स्पष्ट किया कि पूर्वी समस्या से उसकी कोई रुचि नहीं है और वह तुर्की से आने वाली डाक को पढ़ता भी नहीं है, अर्थात तुर्की साम्राज्य के विघटन से वह लाभ लेने का इच्छुक नहीं है। दरअसल बिस्मार्क ऐसा कहकर इंग्लैंड को अपने विश्वास में लेकर फ्रांस को अलग थलग करना चाहता था। वस्तुतः बिस्मार्क फ्रांस से छीने गए एल्सेस लोरेन क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु जर्मनी की सुरक्षा बनाने रखने हेतु कूटनीतिक संधि प्रणाली से एक गुट का निर्माण कर रहा था। किंतु 1878 में जब रूस ने तुर्की क्षेत्र पर हमला कर उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, तब बिस्मार्क के नेतृत्व में बर्लिन सम्मेलन हुआ, जहां रूसी विस्तार को नियंत्रित किया गया। इस तरह बिस्मार्क पूरी समस्या से अलग थलग तो रह नहीं सका, अतः रूस के साथ टकराव बढ़ा। अब रूस द्वारा तुर्की पर हमले की कुछ बात कर ली जाए, जिसमें सेडान युद्ध के पश्चात फ्रांस की कमजोरी का लाभ उठाते हुए और बिस्मार्क के प्रोत्साहन से रूस ने काला सागर क्षेत्र पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। वस्तुतः रूस ने बाल्कन प्रायद्वीप में रहने वाली स्लाव जनजाति या जनसंख्या कहा जाए को एकजुट करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध स्लाव या जिसे कहा जाए तो सर्व जनसंख्या को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करना था। तथा रूस द्वारा संचालित इस अभियान से बोस्निया बुल्गारिया की जनता ने तुर्की शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसका तुर्की साम्राज्य द्वारा कठोर दमन किया गया। इसी क्रम में रूस ने तुर्की पर हमला कर उसे पराजित कर दिया और तुर्की के साथ सैन स्टीफानो की संधि कर दी। रूस ने तुर्की साम्राज्य के काला सागर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रूस की सफलता से इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसे राज्य भयभीत हुए और इसे क्रीमिया युद्ध के पराजय के बाद उस रूस से की गई पेरिस संधि का उल्लंघन बताया। इसी क्रम में ओटोमन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 1878 में बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया। अब आते हैं बर्लिन सम्मेलन 1878 में जो हुआ। बिस्मार्क की मध्यस्थता से यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन बर्लिन में हुआ। इसे निम्नलिखित निर्णय लिए गए। इसमें
सबसे पहला था रूस द्वारा तुर्की से की गई सैन स्टीफानो की संधि को रद्द किया गया। सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो को तुर्की साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसी तरह तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया। तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र साइप्रस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित किया गया। और इसकी समीक्षा की जाए तो बर्लिन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोकना था, वह यूरोप में शांति स्थापित करना था। इसलिए बर्लिन में सम्मेलन में रूस द्वारा तुर्की से की गई सैन स्टीफानो की संधि भी रद्द कर दी गई और कारा सागर क्षेत्र पर रूस द्वारा किए गए नियंत्रण को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने इस संदर्भ में कहा कि हम बर्लिन से ससम्मान शांति लाए हैं, किंतु यह कथन सत्य नहीं साबित नहीं हुआ। वस्तुतः बर्लिन सम्मेलन के निर्णय ओटोमन साम्राज्य के लिए प्रतिकूल साबित हुए, विश्व के लिए तबाही का कारण भी बने। वस्तुतः रूस ने जिन ईसाइयों को स्वतंत्र करा दिया था उन्हें पुनः पराधीनता की स्थिति में ला दिया गया। इतना ही नहीं, बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र में रहने वाली जनता की इच्छाओं का ध्यान न रखते हुए भी उसे ऑस्ट्रिया के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया। फलतः उस समस्या का निर्माण हुआ जिसने सर्बिया एवं ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष पैदा किया। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर। सबसे पहला है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यूरोप के प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप एवं उसके बाहर के क्षेत्रों में हो रहा था। अब ये तुर्की साम्राज्य के विघटन का लाभ लेने के लिए आपस में संघर्षरत हुए। दूसरी तरफ इटली, जर्मनी के रूप में नए यूरोपीय राज्यों के माध्यम से औपनिवेशिक विस्तार को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में विलियम केसर ने कहा कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए उपनिवेशिक पर बल दिया गया। इस घोषणा से इंग्लैंड को चुनौती मिली। इस तरह साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से यूरोपीय राज्यों के आपसी तनाव में वृद्धि हुई, जो विश्व युद्ध का कारण भी बनी। दूसरा है कूटनीतिक संधि प्रणाली। सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर बिस्मार्क ने उसके समृद्ध क्षेत्र अल्सस लॉरेंस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अतः फ्रांस से सुरक्षा बिस्मार्क की प्राथमिकता थी। इसी क्रम में बिस्मार्क ने यूरोपीय राज्यों से गुप्त संधि की ताकि फ्रांस को अलग थलग रखा जा सके। इस कूटनीतिक प्रणाली से यूरोपीय राज्यों में अविश्वास व गुटीय राजनीति को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया का एक गुट बना, जो इसके जवाब में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस का एक गुट बना, जिससे यूरोपीय राज्यों में तनाव बढ़ा, जिससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो कि है सैन्यवाद। यूरोपीय राज्यों ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर शस्त्रीकरण पर बल दिया, एक शक्तिशाली सेना गठित करने का प्रयास किया। अब राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सेनाओं के माध्यम से करने का प्रयास किया जाने लगा, अतः तनाव में वृद्धि होने लग गई। अब आते हैं उग्र राष्ट्रवाद पर। जर्मनी ने जब फ्रांस के एल्सस लॉरेंस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तो इससे अपने अधीन बनाए रखना जर्मनी के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया था। तो दूसरी तरफ फ्रांस के इस क्षेत्र को पुनः प्राप्ति कर अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए प्रयासरत हुआ। इसी क्रम में दोनों राष्ट्रों का राष्ट्रवाद उग्र हुआ और वे एक दूसरे के विनाश की बात करने लगे। इसी तरह बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना उग्र रूप लेने लग गई। वस्तुतः सर्बिया बोस्निया पर अधिकार करना चाहता था, जिस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। अब आते हैं, कहा जाए तो मेन कारण पर ही लगा लीजिए। सबसे पहला तो क्या कहें, यह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। वियना व्यवस्था के पतन के पश्चात ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो यूरोप की शक्तियों को नियंत्रित कर सके और शांति की स्थापना कर सके, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी 1945 में बना। वस्तुतः सभी देश अपने को असीमित रूप में से शक्तिशाली समझने लगे और अपने अनुकूल न लगने वाली किसी भी नियम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। इसी क्रम में 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया ने नियंत्रण स्थापित किया। फलतः इस क्षेत्र की जनता उग्र हो गई। अब वहाँ के तत्कालिक कारण जानते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार 1914 में बोस्निया के नगर साराजेवो में घूमने गए और वहाँ सर्व जाति के किसी ने उनकी हत्या कर दी। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी मानते हुए दंडित करने की बात कही। इसी मुद्दे पर सर्बिया उग्र हुआ और ऑस्ट्रिया के साथ उसका टकराव हुआ। इसी क्रम में अन्य यूरोपीय शक्तियां युद्ध में संलग्न हुई। फलतः विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। वस्तुतः सर्बिया उग्र नहीं होता तो उसे रूस का समर्थन नहीं मिला होता और रूस को इंग्लैंड एवं फ्रांस का समर्थन प्राप्त था,
तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को जर्मनी, तुर्की, हंगरी का समर्थन प्राप्त था। इसी तरह सर्बिया व ऑस्ट्रिया दो घोड़े थे। घुड़सवार तो इसमें बाद में सवार हुए। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका मुख्य रूप से शामिल हुए और यह गुट विजयी हुआ। अब आते हैं विश्व युद्ध के परिणामों पर, जो कि सबसे पहले देखा जाए तो आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध से उद्योगों को हानि पहुंची। वस्तुतः कारखानों से क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पादन क्षमता में कमी आई, व्यापार में गिरावट हुई और राष्ट्रों को आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों का युद्ध व्यय बढ़ गया। वस्तुतः आरंभ में दोनों पक्षों का औसत दैनिक खर्च लगभग 40 करोड़ रुपए था, जो 1918 में बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया। इसी तरह यूरोपीय राज्य ऋणग्रस्त हुए और ऋणों का भुगतान करने के लिए नवीन मुद्रा छापी गई। अतः मुद्रा का प्रसार हुआ। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आई, जो आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का एक सूचक भी माना जाता है। युद्ध के दौरान यूरोपीय राज्यों ने अपनी शक्ति युद्ध कार्यों में लगा दी। फलतः औद्योगिक उत्पादन एवं परिवहन के साधनों का उपयोग युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में होने लगा। ऐसे में उपभोक्ता सामग्रियों में कमी आ गई। औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी बाधित हुई, क्योंकि परिवहन के साधन क्षतिग्रस्त हुए। इन सब का सम्मिलित परिणाम आर्थिक कमजोरी के रूप में सामने आया। यूरोप में अमेरिकी हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। वस्तुतः यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने उन्हें ऋण प्रदान किया, किंतु जब अमेरिका में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला तो और इसी क्रम में अमेरिका में के शेयर बाजार में गिरावट आई, तो अमेरिकी पूंजी से जुड़े यूरोपीय देशों भी दुष्प्रभावित हुए। इसे 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। इस आर्थिक कमजोरी ने यूरोप में फांसीवाद एवं नाजीवाद के रूप में तानाशाही शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब आते हैं सामाजिक परिणाम क्या हुए। युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक एवं नागरिक मारे गए। लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। इन मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण संक्रामक रोगों में वृद्धि हुई। अतः बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। विभिन्न देशों के नागरिकों को घर से ही नहीं, राष्ट्र से भी बेघर होना पड़ा। फलतः शरणार्थियों की समस्या सामने आई। महिलाओं की भूमिका बढ़ी, क्योंकि अब उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने लग गया। वस्तुतः उन्हें पुरुष कार्यशील जनसंख्या का स्थान लेने का अवसर मिला। वे कारखानों, खेतों, कार्यालयों में कार्य करने लग गई। अतः उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और अपने अधिकारों को लेकर चेतना जागृत हुई। इससे नारीवाद आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में महिलाओं को मताधिकार भी प्राप्त हुए। नस्लवादी भेदभाव की भावना को ठेस पहुंची। दरअसल विभिन्न क्षेत्र के श्वेत अश्वेत सैनिक मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, अतः वीरता केवल श्वेतों के पास है जैसी अवधारणा को चोट पहुंची। यूरोप ने विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विकास को प्रेरित किया। एक तरफ जहां युद्ध के नवीन साधनों जैसे टैंक, रासायनिक गैसों का विकास हुआ, तो साथ ही लड़ाकू युद्धक विमानों का विकास हुआ, जिसका उपयोग आगे नागरिक विमानों के विकास में भी किया गया। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक जीवन रक्षक दवाओं का विकास हुआ। अब आते हैं राजनीतिक परिणाम पर। प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया के राजवंशों का विनाश कर दिया और लोकतांत्रिक सरकारों का वहां गठन हुआ। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आए। विश्व शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एक संघ का गठन हुआ। विश्व राजनीति में अब यूरोप की भूमिका समाप्त होने लगी और विश्व शांति या विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। यूरोप में नव स्थापित लोकतांत्रिक सरकारें जो आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी, उनसे लोगों का विश्वास उठने लगा। इसी क्रम में तानाशाही शासन की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अगर ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।